हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो है एडीओ का 12वां क्लास है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। लगातार जितने भी सीरीज आ रहे हैं एडीओ की सभी के सभी महत्वपूर्ण। और आपको वीडियो को शुरू में मैं बता दूं, आप लोगों का रिस्पांस बहुत ढीला आ रहा है। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और एडीओ की जम के तैयारी कीजिए। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में से वायरल कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, आज इस वीडियो में देखेंगे हम जो है ग्राम पंचायत के बारे में देखेंगे, सरपंच, पंच, उप सरपंच के बारे में देखेंगे। ये सीजीपीएससी में इसका वेटेज रहता है, पंचायती राज का सीजीपीएससी में इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एडीओ में भी, एडीओ के एग्जाम में भी इनका सिलेबस जुड़ा हुआ है पंचायती राज का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी के लिए, वेटेज के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, इसलिए हेड नोट बनाते हुए चले जाइए। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पंच के बारे में, सरपंच के बारे में, उप सरपंच के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, सरपंच का कार्यकाल कितने साल का होता है, इसका आरक्षण क्या रहता है पंचायत को लेकर के, अगर सरपंच की भैया मृत्यु हो गई या त्याग पत्र दे दिया तो उसकी जगह पर कौन आएगा, बहुत सारी चीजें देखेंगे। और लगभग लगभग प्रयास करूंगा बहुत अच्छी चीजें बताऊं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। फिर आगे आगे और वीडियो आगे बताएंगे कि भैया सरपंच को कैसे जो है उसके पद से हटा सकते हैं, अगर हटाते हैं तो उसका सस्पेंड, निलंबन कैसे कर सकते हैं, उसको फिर से कैसे बुला सकते हैं। बहुत अविश्वास प्रस्ताव पूरे डिटेल में हम बताएंगे। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि एक वीडियो में तो पूरी बात बता नहीं सकते, लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो ये सब टॉपिक पर अभी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं एडीओ को कौन सा क्लास है। आज 12वां क्लास है। ठीक है, एडीओ का कौन सा क्लास है? 12वां क्लास है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें? 243 बी में है। देखो, ग्राम पंचायत का जो गठन है, इसको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायत का जो गठन है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 बी। मैंने चीख चीख कर बताया था इससे पहले कि बी, बी से होता है बनाना या गठन, ऐसे करके, मतलब ट्रिकी बताया था, ट्रिक बताया होता है। पंचायतों की जो संरचना है 243 सी में है, तो सी को हम बोल रहे हैं सी से से संरचना, ऐसे करके याद करना है, मैंने आपको बताया हुआ था। तो अनुच्छेद याद रख लीजिए। अनुच्छेद 243 बी में है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 सी में ग्राम पंचायत की संरचना। ये अनुच्छेद एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीजीपीएससी के एग्जाम हो और रेडियो एग्जाम में तो इसका वेटेज है ही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ग्राम पंचायत का जो गठन किससे मिलकर बनता है भैया? देखेंगे आप, पंच, सरपंच और उप सरपंच, निर्वाचित या है नहीं, निर्वाचित पंच, सरपंच और उप सरपंच से। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखो, पंच का चुनाव जो कितना हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंच का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, और उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि इनडायरेक्ट। और प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट। अब मैं इसको आपको डिटेल में बता रहा हूं, इससे पहले और वीडियो में मैंने बताया हुआ था। प्रत्यक्ष चुनाव या डायरेक्ट चुनाव किसे कहते हैं भैया? कि जनता जिसमें जाती है और डायरेक्ट मोहर लगाती है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, कोई भी ग्राम पंचायत में वार्ड की संख्या कितनी हो सकती है? मिनिमम 10 और अधिकतम 20। ठीक है, ध्यान रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया वार्ड की संख्या, ग्राम पंचायत में वार्ड की संख्या है तो भैया मिनिमम 10, न्यूनतम 10 और अधिकतम 20। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि ये अभी पंचायती राज, जस्ट त्रिस्तरीय पंचायती राज, वो आपको इजीली समझ आ रहा होगा क्योंकि अभी अभी निकले में बहुत से बेसिक जानकारी आपको पता भी होंगी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पंच का चुनाव डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली कैसे होता है? आपके वार्ड में पंच खड़े होंगे, उसको एक चुनाव चिन्ह मिला होगा। ठीक है, आप जाते हैं डायरेक्टली जो है वोट करते हैं, अपने पंच के लिए वोट करते हैं। जब जनता जो है डायरेक्ट जाकर के अपना मोहर लगाती है, अपना मत देती है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। उसी प्रकार सरपंच का भी चुनाव देखेंगे, जनता उसमें डायरेक्ट भाग लेती है, जनता जो होती है जाती है, मोहर लगाती है, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। समझ आया? जनता अगर डायरेक्टली जाकर के मत डालती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन उप सरपंच के केस में ऐसा नहीं है। आपने अभी तक सुना कि भैया जनता जो है जाकर के उप सरपंच का चुनाव डाल कर आया हो? नहीं, क्योंकि जब जनता वहां पर जा नहीं रही है और डायरेक्टली मोहर नहीं लगा रही है तो वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होगा, वो अप्रत्यक्ष चुनाव। क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए पंच अपने में से एक को उप सरपंच बनाते हैं। समझ आया? तो आपने डायरेक्टली वोट कर रहे हैं क्या? उप सरपंच के चुनाव में नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अप्रत्यक्ष चुनाव है। ठीक है, हमारे द्वारा बनाए हुए पंच जो है अपने में से मिल करके भैया उप सरपंच चुनते हैं, इसलिए उप सरपंच का चुनाव किस प्रकार का है? अप्रत्यक्ष। और पंच और सरपंच जो है प्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि जनता जाती डायरेक्ट है, बॉलेट पेपर पर डायरेक्टली मोहर लगाती है। समझ गए? तो इसे वो प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। समझ आ गया? ठीक है, पूछा जाता है पंच और सरपंच का जो चुनाव है भैया प्रत्यक्ष है, उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, पूछा हुआ भी है।
प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होता है। ध्यान से समझिएगा, 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होता है। समझ है भाई? आपके गांव में जनसंख्या 1000 है तो आपका ग्राम पंचायत इस श्रेणी में रहेगा। ठीक है, मान के चलो कोई ऐसा एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक से अधिक गांव आते हैं, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, क्या एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक से अधिक गांव आते हैं? बिल्कुल आते हैं। ठीक है, अरे भैया अगर मान के चलो कहीं पर 400 की जनसंख्या है, कहीं पर 600 की जनसंख्या की, तो दो ग्रामों को मिलाकर एक पंचायत बना देता है। समझ आए? तो एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत दो गांव हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1000 की जो जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होते हैं। क्लियर हो गया ये बातें? आपके भी गांव होगा भैया, दो गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाओ, किसी का जनसंख्या 1000 है तो अकेला वो गांव बस का एक ग्राम पंचायत है। ऐसा होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आजकल स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ है? ये सरपंच जो होते हैं वो राजनीतिक प्रमुख है। ठीक है, राजनीतिक प्रमुख है, ध्यान में रखना है, राजनीतिक प्रमुख है। ठीक है, और जो सचिव होता है वो प्रशासनिक प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेलो, प्रणाम सर जी। चलिए अगला देखते हैं, माफी चाहेंगे, सतीश जैन साहब का फोन आया हुआ था, डायरेक्टर सतीश जैन, सतीश दादा का फोन आया हुआ था तो अटेंड करना पड़ा। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत शुभकामनाएं। इंटरव्यू आप लोग देखिए, वो सतीश दादा से अभी जस्ट बात हुआ, बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू, ऐसा बोल रहा था, वो देखा वीडियो को, अभी कॉल आया हुआ था जस्ट। ठीक है, तो हम कहां पर आए थे? राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है, ध्यान में रखना है आपको। और प्रशासनिक प्रमुख को कौन होता है भैया? सचिव होता है, ये क्लियर ध्यान रखना। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया है, जो कोई भी वार्ड में, देखो कोई भी ग्राम पंचायत में जो वार्ड की संख्या है वो 10 होती है, न्यूनतम 10 होती है, और अधिकतम कितना होता है? अधिकतम होता है 20 भैया, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अधिकतम जो होता है 20 होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और गांव में, कोई भी गांव में देखेंगे भैया, एक सरपंच होता है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, मैंने बताया। एक उप सरपंच होता है जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि उसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती, बल्कि पंच जो है अपने में से मिलकर एक को उप सरपंच बनाते हैं, ध्यान में रखना है। और ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सब चीजें कॉमन चीज है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? देखो मान के चलो अगर कहीं आप जो पंच का चुनाव हो रहा है, या फिर सरपंच का चुनाव हो रहा है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, उप सरपंच का जो है अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव हो रहा है, अगर बराबर हो गया, मत बराबर पड़ गए, तो क्या किया जाएगा भैया? जिसे मान के चलो सरपंच का चुनाव हो रहा है, दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, दोनों को बराबर मत मिल गया, तो लॉट नियम से चुनाव होगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, लॉट नियम से क्या किया जाएगा? लॉट पद्धति के माध्यम से चुनाव होगा। लॉटरी माध्यम से मतलब यह होता है कि भी अगर दो प्रत्याशी है, दोनों का कागज में नाम लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ, इसका अमुक का नाम ये, इसका नाम ये, और उसको मोड़ कर रख दिया जाएगा, फिर लॉटरी से निकाला वो वैसे निकाला जाएगा, लॉट निकाला जाएगा। ठीक है, लॉटरी सिस्टम बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगर कोई आपको पात्रता क्या होनी चाहिए भैया? देखो अगर मान के चलो आपको सरपंच बनना है, मान के चलो आपको सरपंच बनना है, तो आपको उम्र क्या होना चाहिए? 21 वर्ष तो होना चाहिए, ये तो पता है। पता चला 17 साल को हुए भैया, पता चला कि 12वीं पास कर लिए आप 18 साल में, अब मुझे सरपंच बनना है, नहीं बनेगा, आपका नामांकन भी नहीं डलेगा। तो आपको ध्यान में रखना, उम्र भी ध्यान में, प्रत्याशी का उम्र कितना होना चाहिए? 21 ईयर ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है ये चीजें। उसके बाद संसद के किसी भी सदन, या किसी भी सदन, याद रखना, संसद के किसी भी सदन और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है, सदस्य नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। और सोसाइटी का जो है सभापति और उप सभापति नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, तो भैया अगर आप जो है सरपंच बनना चाहते हैं, तो जो है संसद के कोई भी, अगर आपको सरपंच बनना है तो भैया संसद के किसी भी सदन का आपको सदस्य नहीं होना है, राज्य विधानमंडल का जो है आपको सदस्य नहीं होना है, और साथ ही आपको जो है सोसाइटी का सभापति और उप सभापति भी नहीं होना है। तब जाकर आप जो है सरपंच के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बन सकते हो, आपको ध्यान में रखना है। जो उप सरपंच होता है वो दोहरी भूमिका निभाता है, एक पंच भी रहेगा अपने वार्ड से, और पंचों में से ही तो उप सरपंच बनता है, पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना। ये सब कॉमन बातें हैं जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, ग्राम पंचायत की गणपूर्ति कितनी है? 1/2। मैंने चीख चीख कर ये रिपीटेड है, बताया हुआ कि 50% है, 1/2 है। गणपूर्ति मतलब बार बार बताया कि भैया अगर बैठक करना है तो कोई तो संख्या होनी चाहिए, उसी संख्या पे एक न्यूनतम संख्या को गणपूर्ति या कोरम बोला गया है।
तो कितनी होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए। गणपूर्ति या कोरम कितनी होनी चाहिए, 1/2। कुल पंचों का याद रखना है, कुल पंचों का 1/2। ये कुल आपको शब्द ध्यान में रखना है, कुल पंचों का 1/2 होना चाहिए। और ग्राम सभा का गणपूर्ति कोरम कितने हैं, 1/10 है, आपको ध्यान में रखना। और महिला कितनी होनी चाहिए, 1/3। ये चीख चीख कर मैंने बताया हुआ, बार बार आपको बताया हुआ है मैंने, ठीक है। ये बेसिक चीजें उसके बाद बताएंगे भैया आपको। सरपंच का कार्यकाल कितने साल का होता है, और अगर बीच में मर गया तो क्या होगा, मृत्यु हो गया, त्याग पत्र हो गया तो क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, पूरे डिटेल में मैं बताऊंगा। और ये वन लाइनर फैक्ट है, ये सभी मैक्सिमम सबको पता है, एक रिवीजन के तौर पर देखिए, इन्हीं से क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है, ठीक है, ठीक है। पंचायतों में आरक्षण देखते हैं। पंचायतों में आरक्षण है भैया, मैंने अनुच्छेद 243D मैंने एक ट्रिक बताया था, आरक्षण 2 द से डी से द ऐसे करके मैंने ट्रिक बताया था, याद कीजिए आप लोग। पंचायतों में आरक्षण कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243D में है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रत्येक ग्राम में एसटी एससी स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक ग्राम में क्या है, एसटी और एससी के लिए क्या है, स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है। और आरक्षण का जो अनुपात है कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा, ये ध्यान में रखना है। जो आरक्षण का अनुपात है कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा, आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसटी एससी का स्थान तो आरक्षण रखे जाएंगे, लेकिन आरक्षण का जो अनुपात है कुल जनसंख्या के आधार पर रखा जाएगा, ठीक है। और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। महिलाओं के लिए 50% जो है आरक्षण जो है आरक्षित रखे जाएंगे, ठीक है। और ये पंचायती राज जो व्यवस्था है भैया, जो है राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में क्या है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार चाहे तो उसमें संशोधन भी कर सकती है। तो पूछे जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय, तो ये राज्य सूची का विषय है, क्योंकि जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है उसे राज्य सूची का विषय कहते हैं। केंद्र सूची का विषय भैया या संघ सूची का विषय, जिसमें केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। समवर्ती सूची किसे कहते हैं, जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं पंचायतों का कार्यकाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचायतों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 243E। मैंने आपको बताया था ट्रिक, ई से ईयर, अवधि ऐसे करके आपको ट्रिक बताया था, ठीक है। ये अनुच्छेद मैंने पूरा आपको रटा दिया है, पूरा अनुच्छेद आपको ट्रिक से रटाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब ट्रिक बताओ, बोलोगे भैया पूरा एक एक तो कहां बनेगा, उसका प्रॉपर वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है, वीडियो के पिछले क्लास में, ठीक है। तो पंचायतों का कार्यकाल कितना है, अनुच्छेद 243E में है। और पंचायती राज अधिनियम 1993, याद रखिए, पंचायती राज अधिनियम कितना, 1993, अनुच्छेद भारत संविधान के किसमें, 243E में पंचायतों का कार्यकाल है, ठीक है। अब बताइए, आप ये इसको भली भांति जानते हैं कि भैया जो सरपंच का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। जनपद पंचायत का कितने साल का होता है, 5 साल का। जिला पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन कौन से तारीख से गिना जाएगा भैया, क्या कोई उम्मीदवार अपना फॉर्म डाल दिया उस दिन से 5 साल गिना जाएगा, या फिर जिस दिन से भैया चुनाव पड़ रहा है, वोटिंग डाल रहा है, उस दिन से गिना जाएगा 5 साल को, कि भैया रिजल्ट आ गए उस दिन से गिना जाएगा 5 साल को, किस दिन से गिना जाएगा 5 साल को, ये भी तो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। क्योंकि इसे गवर्नमेंट एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भैया अगर सरपंच का कार्यकाल है, जनपद पंचायत का 5 साल का जो कार्यकाल है, कौन से दिन से गणना होगी, 5 साल कौन से दिन से गिना जाएगा, कि भैया आप स्टार्ट हो गए आपका 5 साल, जिस दिन रिजल्ट आया गया उस दिन से, भैया ये अमुक व्यक्ति ने फलाना छाप में, तराजू छाप में जीत गया, जिस दिन से प्रकाशन हुआ उस दिन से गिनाना शुरू हो जाएगा क्या, कि क्या जो है फॉर्म डाला उस दिन से गिनाना शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन को पूछे जाते हैं तो प्रथम सम्मेलन से, याद रखिए, ठीक है। बहुत से लोग सरपंच बने हुए हैं भैया, अभी आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आ रही है ये एडीओ की, ठीक है। आपके पंचायती राज को आपको पता होना भी चाहिए। तो प्रथम सम्मेलन से 5 साल तक गिनाया जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है 5 साल के लिए तो है, ठीक बात है, लेकिन प्रथम सम्मेलन के तारीख से, प्रथम सम्मेलन मीटिंग बैठक, प्रथम सम्मेलन के तारीख से 5 साल तक यहां से गिना जाएगा, प्रथम सम्मेलन से गिना जाएगा, ठीक है। जनपद पंचायत का भी कार्यकाल 5 साल का होता है, जिला पंचायत का भी कार्यकाल 5 साल का होता है, और ये गिनती जो होगा प्रथम सम्मेलन के दिन से स्टार्ट होगा 5 साल के लिए गिनना, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर मान के चलो, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है 2025 है, हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे 2025 में जीता भैया, चुनाव जीता, 2030 तक उनका रहेगा, तभी तो 5 साल होगा, तो प्रथम सम्मेलन से उनका 5 साल की गणना शुरू हो गया जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, प्रथम सम्मेलन, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट एग्जाम में इसी को पूछा जाता है, ठीक है। मतदान के पूर्व
अब बहुत से ऐसे केस देखेंगे, अगर प्रत्याशी मर गया तो भैया, सरपंच बनने के बाद मर गया तो, सरपंच बनने से पहले मर गया तो क्या क्या केस हो सकते हैं, क्या क्या स्थिति परिस्थिति होगी, उसको हम देखेंगे। जल्द ये मान के चलिए आप सरपंच के लिए खड़े हैं, आपने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है, ध्यान से अभी समझिएगा, ठीक है। मान के चलो आप अभ्यर्थी हैं पंचायत में, मान के चलो आप अभ्यर्थी है, आप बहुत 5 साल से इंतजार कर रहे थे भैया कि जब भी अब अगला पंचवर्षीय आएगा तो हम चुनाव में खड़े हो जाएंगे। आप आया, आपका पंचवर्षीय आया, ठीक है, आपने फॉर्म डाल दिया और आप मर गए। अभी चुनाव भी नहीं हुआ है, बस प्रचार प्रसार चल रहा है भैया। आप फॉर्म डाल के आए, आपका एक्सीडेंट हो गए या बीमारी आई, आप मर गए, इस केस में क्या होगा, समझ आ रहा है? ठीक है, सरपंच बनने के बाद मरना वो अलग विषय है। अभी आपने मात्र फॉर्म बस डाला है, आपका फॉर्म बस डाला है, अभी लोगों ने अभी वोट डालना नहीं किया क्योंकि 1 हफ्ता लेट है अभी वोट डालने में। आप एक वोट डालना है, अभी 1 हफ्ता पहले आप मर गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ध्यान से समझिए। अगर मान के चलो, आप कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान के चलो जैसे कोई भी ग्राम पंचायत है, वहां पर अगर 3 प्रत्याशी खड़े हैं, ध्यान से समझिए, 3 प्रत्याशियों ने अपना अपना सरपंच के उम्मीदवार के लिए फॉर्म डाला हुआ है, तो मान के चलो अगर उनमें से एक व्यक्ति मर गया, भाई बीमारी आ गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने उसकी हत्या कर दी, अगर एक से अधिक प्रत्याशी खड़े हैं उम्मीदवार के तौर पर, मान के चलो कोई ग्राम पंचायत में 3 प्रत्याशी खड़े हैं, एक मर गया, तो भैया क्या होगा, ऐसे में चुनाव स्थगित नहीं होगा, क्योंकि अभी भी 2 प्रत्याशी हैं, इन 2 प्रत्याशियों के बीच क्या होगा, अपना कंपटीशन होगा, वोट डले जाएंगे। क्योंकि एक मर गया तो ऐसा नहीं होगा कि भैया एक मर गया, अभी भी 2 बचे हुए हैं तो चुनाव को स्थगित कर दे, ऐसा नहीं होगा। अगर एक से अधिक अभ्यर्थी हैं, ध्यान से समझिएगा, एक अभ्यर्थी मर गया, मान के चलो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया, 3 अभ्यर्थी खड़े हुए हैं, फॉर्म डाल दिए हैं, है नहीं, 1 हफ्ते बाद चुनाव होना है, 1 हफ्ते पहले ही एक व्यक्ति मर गया, चुनाव उम्मीदवार पर सरपंच का प्रत्याशी मर गया, 2 व्यक्ति अभी भी बचे हुए हैं, तो चुनाव कोई स्थगित नहीं होगा, ठीक है, कोई पोस्टपोन नहीं होगा, इन्हीं 2 के बीच अब क्या होगा, चुनाव लड़ा जाएगा। समझ आ गया ये बात? ये तो पहला केस हो गया। अगर मान के चलो कोई पंचायत में 2 व्यक्ति ही फॉर्म डाले हुए हैं, 2 व्यक्ति फॉर्म डाले हुए हैं, 1 हफ्ते बाद चुनाव होना है, एक व्यक्ति मर गया किसी बीमारी के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण, अकेला एक व्यक्ति बचा हुआ है, भाई 2 व्यक्ति खड़े, एक व्यक्ति मर गए तो एक व्यक्ति बस बचा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चुनाव जो है स्थगित हो जाएगा, ठीक है, चुनाव का डेट पोस्टपोन हो जाएगा भैया, निर्वाचन आयोग बोलेगा कि भैया एक अब प्रत्याशी बचा है, चुनाव को स्थगित किया जाए। समझ रहे हो? चलिए इसी को देखते हैं अभी ध्यान से। मतदान अभ्यर्थी, देखो अगर मतदान के पूर्व, मैं बोल रहा हूं अभी चुनाव के पूर्व, अभ्यर्थी ने फॉर्म वगैरह बस डाला है, उसके पूर्व अगर अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए, अगर एक से अधिक अभ्यर्थी हैं, मैंने आपको क्या बताया, अगर 3 प्रत्याशी हैं, एग्जाम्पल के लिए एक मर गया, मान के चलो अभी भी 2 है नहीं, तो एक से अधिक अभ्यर्थी हो तो स्थगित नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से समझना है। जैसे 3 अभ्यर्थी खड़े, एक मर गए, अभी भी एक से अधिक प्रत्याशी, दोनों के बीच क्या होगा, अपना वोट डलेगा, ठीक है, ये पहला केस हो गया। अगर एक से अधिक अभ्यर्थी है तो स्थगित नहीं होगा, ठीक है। अगर यदि एक अभ्यर्थी शेष रहे तो, मैंने अभी क्या बताया, 2 अभ्यर्थी है, एक मर गया तो एक बस बचा, एक शेष बचा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चुनाव स्थगित हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग फिर अगला डेट देगा, फिर और कोई फॉर्म वॉर्म डालेगा, फिर जाकर के क्या होगा, कंपटीशन फिर होगा, फिर वो बैलेट पेपर में फिर डलेगा। तो ये दोनों केस को आपको समझना है, समझो, ये तो मतदान के पूर्व की केस हो गया अगर मर गया तो। अब मान के चलो कोई सरपंच है, 2025 में बना सरपंच, 2027 में खत्म हो गया, मर गया, जाओ, ये सभी होता है भाई, इंसान है, हो जाता है, समझ रहे हो बातों को? ये अभी जो मैंने बताया वो चुनाव से पहले है, वोट वोट अभी नहीं डाला है, सिर्फ फॉर्म बस डाला था, मर गया तो स्थिति बताया। अब कोई 2025 चल रहा है तो 2025 से लेकर 30 तक समझिए, 5 साल का कार्यकाल, एग्जाम्पल के लिए समझिए। तो भैया अगर कोई व्यक्ति है 2025 में चुनाव जीता, सरपंच बन गया, 2027 में उनकी मृत्यु हो गई, तो हो सकता है 2 साल बाद मर गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ध्यान से इसी को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सरपंच की मृत्यु हो गई, ठीक है, या त्याग पत्र दे दिया, तो भाई सी बात है, त्याग पत्र दे दिया, सरपंच अपने से बोल दिया भैया जाओ, मैं इस पद पर नहीं रहूंगा, बहुत से लोग मुझे ताना मारते हैं, पैसे खा रहे हो करके, महिलाएं गाली देती है, महिलाएं गाली देती है कि गांव में कोई काम नहीं कर रहा, नाली भी नहीं बनवा रही, तालाबों का साफ नहीं करवा रही है, बहुत गाली देते हैं भाई, बहुत प्रेशर रहता है, लोग जो है बेइज्जती करते हैं, जाओ मैं इस बेइज्जती से काम नहीं करा सकता, त्याग पत्र दे दिया सरपंच के पद से, अगर मृत्यु हो, समझ रहे हो?
अगर सरपंच की मृत्यु हो जाए या सरपंच खुद से त्याग पत्र दे दे तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में उपचुनाव होगा। आप देखेंगे बहुत से विधायक लोग मर जाते हैं बीच में, उसकी जगह पर उपचुनाव होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार सरपंच अगर बीच में मर गए या त्याग पत्र दे दिया खुद से, जाओ भैया मैं नहीं करता, गांव के लोग मुझे बहुत बेइज्जती करते हैं, गाली गलौज करते हैं, भैया मुझे बहुत काम, मुझे बहुत प्रेशर है, लोग जिसको भी देखो ताना सुनाते हैं, तो मैं जाओ इस पद पर नहीं रहता, त्याग पत्र दे दिया। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में होगा उपचुनाव। समझ रहे हैं, गांव में उपचुनाव होगा। अब ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 2025 में वो सरपंच बना, ठीक है, उसका कार्यकाल की 5 साल का रहेगा, 2025 में बना तो 5 साल 2030 तक उसका कार्यकाल रहेगा। 2025 में सरपंच बना, उसका कार्यकाल 2030 तक है। अगर 2 साल बाद 2027 में मर गया तो उसके जगह 2027 में क्या होगा, उपचुनाव होगा। तो जो उपचुनाव होगा भैया वो ऐसा नहीं होगा कि भैया अगले 5 साल के लिए हो गए, नहीं, 2027 में उपचुनाव हुआ तो 3 साल शेष अवधि के लिए ही उपचुनाव हो गए। समझे, मैंने एग्जाम्पल के क्या बताया, यहां पर देखिए थोड़ा सा, अगर कोई व्यक्ति 2025 में सरपंच बना, ध्यान से समझिए, इसका कार्यकाल 2030 तक रहेगा, भाई 5 साल नियम के अनुसार 5 साल तो रहेगा। मान के चलो 2027 में इनकी मृत्यु हो गई, 2 साल कार्यकाल किया, ठीक है, 2027 में कोई सरपंच बना मर गया, तो अब ये उपचुनाव होगा। ध्यान से समझिए, ये 3 साल के लिए ही होगा, 2027 से लेकर 30 साल तक के लिए वो पद पर रहेगा, ठीक है। यानी कि ये जो बचे हुए कार्यकाल है, बचे हुए समय के लिए ही वो सरपंच बनेगा, उपचुनाव जो होगा। तो समझ आ रहा है, ऐसा नहीं होगा कि 2027 से फिर 5 साल जोड़ लो 2032 तक, जो उपचुनाव में जो नया सरपंच आएगा वो 32 तक रहेगा, ऐसा नहीं। 2027 में मरा, यहां से उपचुनाव होगा तो ये शेष बचा है ना, 30 में कितना, 3 ही साल बचा है, तो 3 साल के लिए ही उपचुनाव होगा, सॉरी 3 साल के लिए जो उपचुनाव करके सरपंच आएगा वो शेष कार्यकाल के लिए रहेगा। समझ आ रहा है, इसी को पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यदि सरपंच की मृत्यु हो गई या त्याग पत्र हो गया तो 6 माह के भीतर, भैया 6 माह के भीतर उपचुनाव होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है, 6 माह के भीतर उपचुनाव होगा। ये 6 माह को पूछा जाता है, अगर कोई सरपंच की मृत्यु हो गई तो कितने दिनों के बाद उपचुनाव होगा, तो 6 माह के भीतर जो है उपचुनाव होगा। अब ध्यान रखना, अब 6 माह में स्थापन्न सरपंच जो है कार्यवाही करेगा। स्थापन्न सरपंच किसे कहते हैं, मान के चलो सरपंच तो मर गया है, नहीं, सरपंच मर गया, क्योंकि 6 महीने के भीतर तो ही चुनाव करना है ना, तो क्या होगा, उस 6 महीने के अंतर्गत कोई तो सरपंच बनेगा, तो पंच में से ही कोई एक को सरपंच बना दिया जाएगा, कार्यवाही दे दिया जाएगा, उसे स्थापन्न सरपंच कहते हैं। ध्यान से समझिए इसी बात को, ठीक है। तब तक के लिए स्थापन्न सरपंच, मैंने क्या बताया कि सरपंच की मृत्यु हो गई है, नहीं, तो शेष 6 महीने के भीतर तो उपचुनाव होगा। ये 6 महीने तक कौन चलाएगा भैया, सरपंच को, तो पंचों में से, अपने ध्यान में रखना है, तब स्थापना सरपंच द्वारा कार्यवाही की जाएगी जो निर्वाचित पंचों में से होगा। तो निर्वाचित पंच जो है, जो निर्वाचित पंच अपने में से एक को क्या बना लेंगे, सरपंच बना लेंगे, उसे क्या कहा जाता है, स्थापन्न सरपंच कहा जाता है। तो अगर कोई सरपंच की मृत्यु होती है तो भैया कार्यवाही को कौन देता है, कार्यवाही कौन चलाता है, स्थापन्न सरपंच, यानी कि पंच में से, अपनों में से एक को सरपंच बना लेते हैं। लेकिन जो स्थापन्न सरपंच है कितने कितने दिन तक रहेगा, 6 माह तक रहेगा, क्योंकि 6 माह के बाद भैया उपचुनाव होगा, फिर उपचुनाव के बाद फिर नया सरपंच आएगा, और जो नया सरपंच आएगा भैया वो शेष कार्यकाल के लिए आएगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए आएगा। जैसे मैंने आपको बताया 2025 में कोई सरपंच बना, 2027 में मर गया है, नहीं, तो भैया 2000 देखो 2025 में कोई सरपंच बना है तो 2030 तक 5 साल कार्यकाल हो रहा है। अगर 2027 में मरा है तो भैया कोई उपचुनाव 2027 में होगा तो 3 साल के लिए ही आएगा, शेष कार्यकाल के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखने पूछे जाते हैं, ठीक है। और स्थापना सरपंच किसे कहते हैं भैया, पंचों में से, अपने में से एक को सरपंच बना लेते हैं। कि स्थापना सरपंच कितने दिन तक रहेगा, 6 माह तक रहेगा, क्योंकि 6 माह के भीतर उपचुनाव होगा, फिर से नया सरपंच आएगा, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो उपचुनाव शेष कार्यकाल के लिए होता है। मैंने अभी आपको बताया कि भैया पूर्णतः 5 साल उसको नहीं दिया जाता है। जैसे विधायक है, मान के चलो, विधायक भी अगर कोई 2025 में विधायक बना, 5 साल का कार्य कर रहा था विधायक का भी, 2025 में बना, 2030 तक उसका क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा। 2027 में कोई विधायक बन गया तो 3 साल के लिए ही जो नया उपचुनाव में विधायक बन के आएगा, नया विधायक बन के आएगा, वो 3 साल के लिए रहेगा, शेष कार्यकाल के रहता है। राष्ट्रपति बस को पूर्णतः 5 साल मिलता है, जिस दिन से चुनाव हुआ उस दिन से 5 साल मिलता है राष्ट्रपति बस को, ठीक है। जैसे विधायक भी मर गए तो शेष कार्य के लिए आएगा उपचुनाव में, अगर उपचुनाव से अगर चुन के आता है तो, ठीक है, ध्यान में रखिए, ये सब बेसिक चीजें हैं।
6 माह से अधिक कार्यकाल बचा है तो उपचुनाव होगा। मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से समझिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। जैसे कोई सरपंच है, 2025 में क्या है, सरपंच बना, ठीक है, 2030 तक इसका कार्यकाल रहेगा, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल रहेगा। मैंने आपको ये बताया 2027 में मर गया वो, है नहीं, 2027 में मर गया, अभी भी कितने साल बचा हुआ है कार्यकाल, 2027 से लेकर 2030 तक बचा हुआ है नहीं। तो जो उपचुनाव होगा कितने दिन में होगा, 6 महीने में होगा उपचुनाव। और जो उपचुनाव के तहत नया सरपंच आएगा, ये शेष कार्यकाल के लिए होगा, इसको भी मैं बताया 2027 से लेकर 2030 तक रहेगा, यानी 3 साल के लिए जो उपचुनाव से सरपंच बन के आएगा वो 3 साल का ही कार्यकाल रहेगा, ठीक है। एक केस और ये बोला है कि देखो भैया कार्यकाल 6 माह से अधिक है, ठीक है, अभी भी 3 साल है, 3 साल बचा हुआ है कार्यकाल, मतलब 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा है तब उपचुनाव होगा, समझ रहे हो। 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा है तब, ये देखो 6 माह से अधिक कार्यकाल बचा नहीं, क्योंकि अभी भी 3 साल का कार्यकाल बचा है, यानी कि 6 माह से ज्यादा कार्यकाल बचा है तब उपचुनाव होगा। अगर मान के चलो कोई सरपंच है, अगर वो 4 वर्ष मान के चलो, ठीक है, 4 वर्ष 4 वर्ष जो है 7 महीने हो गया, ठीक है, अपने पद पर बने रहे हुए 4 साल 7 महीने बिता दिया, ठीक है, 4 साल 7 महीने बिता दिया, उसके बाद मर गया मान के चलो। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर कोई सरपंच है, उसने कितने कितने दिन तक कार्यकाल तक जिंदा रहा, 4 वर्ष 7 महीने तक कार्यकाल जिंदा रखा, 4 महीने 4 साल 7वें महीने पर वो मर गया। अब कार्यकाल की 5 साल में कितने बचे, मुश्किल के 5 महीने बचे हैं, तो ऐसी स्थिति में भैया क्या होगा, उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि अभी कार्यकाल जो है 6 महीने से कम है, समझ रहे हो। अरे आप ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस स्थिति में उपचुनाव होगा, कार्यकाल 6 माह से अधिक है तब उपचुनाव होगा। किस स्थिति में जो है ग्राम पंचायत का उपचुनाव नहीं होगा, अगर कार्यकाल 6 माह से कम है तो, कार्यकाल 6 माह से कम है तो कहां उपचुनाव होगा भैया, नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगला देखते हैं, ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन, ये धाराओं को याद रखना है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल की स्थिति किस दिन से, ग्राम पंचायत का जो 5 साल है गणना किस कहां से स्टार्ट होता है, प्रथम सम्मेलन से स्टार्ट होता है। ये प्रथम सम्मेलन है पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 20 के तहत, याद रखिए, धारा याद रखना है, ठीक है। देखो आप, मैंने आपको क्या बताया, जो पंचायत का कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, आपको बताया ना। तो किस दिन से गिनती स्टार्ट होगा, प्रथम सम्मेलन से स्टार्ट होगा। ये प्रथम सम्मेलन जो है धारा 20 में है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। धारा 20 में क्या है, ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 20 में है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम पंचायत में जो 5 साल गणना की अवधि है प्रथम सम्मेलन से गिना जाता है, ये पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस धारा में है, धारा 20 में है, ये रट लीजिए, इसे ध्यान से समझिए। धारा 17 में क्या है भैया, उप सरपंच का चुनाव है, ठीक है। और पंचायती राज अधिनियम वर्ष आपको ध्यान में रखना है, पंचायती राज अधिनियम 1993, और उप सरपंच का जो चुनाव है धारा 17 है, आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाता है, एक और आपको धारा दे दिया जाएगा, एक और आपको आपको आंसर इनके दे दिए जाएंगे, आपको मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है, ठीक है। तो धारा 17 में क्या है, उप सरपंच का चुनाव है। धारा 20 में क्या है, प्रथम सम्मेलन की जो बैठक है उसके बारे में है, धारा 20 में, ठीक है। धारा 19 में क्या है, धारा 19 में पंच है, सरपंच है, इनके नामों का प्रकाशन है, ध्यान से समझिएगा, पंच है, सरपंच है, इनके नामों का प्रकाशन किसमें है, धारा 19 में है। धारा 20 में क्या है, प्रथम सम्मेलन, ठीक है, प्रथम सम्मेलन आपको ध्यान में रखना है। ग्राम पंचायत की प्रथम सम्मेलन धारा 20 में। धारा 17 में जो है उप सरपंच का चुनाव है, धारा 17 में। धारा 19 में पंच और सरपंच के नाम का प्रकाशन है, धारा 19, ठीक है। जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 27 में है। देखो जनपद पंचायत का भी कार्यकाल 5 साल का होता है, प्रथम सम्मेलन से गिना जाएगा। जिला पंचायत का भी कार्यकाल 5 साल का होता है, प्रथम सम्मेलन से गिना जाएगा। तो जैसे ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 20 में है, उसी प्रकार जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 27 में है, ठीक है। और जिला पंचायत का जो प्रथम सम्मेलन है वो धारा 34 में है, आपको ध्यान में रखना है। धाराओं को भी मैं बताते हुए चला जा रहा हूं क्योंकि पूछे जाते हैं भाई सबको, ठीक है। एक बार धारा को देख लीजिए क्योंकि धारा थोड़ा टफ लगता है, मैं समझता हूँ। ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन किसमें है, धारा 20 में है, क्लियर हो गया। उसके बाद जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन किसमें है, धारा 27 में है। जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 34 में है। धारा 17 में क्या है, उप सरपंच का जो है चुनाव है। धारा 19 में आप देखेंगे पंच और सरपंच का क्या है, नामों का प्रकाशन है।
तो इस वीडियो में हमने देखा भैया आज एडीओ की ये 12वां क्लास है, ठीक है। इसमें जो पंचायत से रिलेटेड है, सरपंच से रिलेटेड है, बहुत से चीजों को देखा, चाहे आरक्षण को हो, चाहे उनके कार्यकाल हो, प्रथम सम्मेलन को हो, मृत्यु की स्थिति में उपचुनाव को लेकर हमने देखा है। आगे वीडियो और आएगा तो जनपद जिला को देखेंगे, इस पर पंचायतों का कैसे सस्पेंड करना है, कैसे उनको फिर से बुलाना है, कैसे अविश्वास प्रस्ताव करना है, बहुत चीजों को देखेंगे। मेरे साथ वीडियो में आप बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि भैया जब वीडियो आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाता है। सब्सक्राइब का मतलब यही होता है। और रिस्पांस आपका तगड़ा आना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तो मुझे भी वीडियो बनाने में मजा आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।